सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बरमूदा ट्रायंगल पे। तो इस बरमूदा ट्रायंगल के बारे में आपने सुना ही होगा कि किस तरह से यहाँ पे जो शिप्स आती हैं या फिर प्लेन्स यहाँ से क्रॉस होते हैं, उनका कोई भी अता पता नहीं लगता कि वो कहाँ जाती है, कोई भी उनकी खबर नहीं मिलती है। और फिर बाद में जो रेस्क्यू टीम जाती है वहाँ पे उसको बचाने के लिए, तो उनका भी कोई अता पता नहीं लगता। तो बेसिकली ये बरमूदा ट्रायंगल है क्या, कहाँ पे है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो बरमूदा ट्रायंगल है बेसिकली कोई ट्रायंगल नहीं है, कट शेप करके ट्रायंगल नहीं है ये। अटलांटिक ओशन में एक एरिया है, लगभग 3 to 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अमेरिका के जो क्यूबा का जो रीजन है उस एरिया में पड़ता है ये। इस एरिया में काफ़ी अजीब सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो प्लेन्स या जो भी कोई शिप आती है वो गायब हो जाती है। तो इसका जो पहला इंसिडेंट है वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने नोट किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस जब एक्सपीडिशन पे निकला, इंडिया को उसने डिस्कवर किया, सॉरी अमेरिका को उसने डिस्कवर किया। और फिर वहाँ पे जब उस जगह पे वो पहुँचा तो उसने भी काफ़ी अजीब सी चीज़ें देखी वहाँ पे। जैसे जब वहाँ से शिप उनका क्रॉस हुआ तो उनका जो नेविगेशन सिस्टम है, उनका जो कंपास है वो काम करना बंद कर दिया। शिप इम्बैलेंस हो गया, वेदर ख़राब हो गया। तो लकली वो वहाँ से बच के निकला। तो फिर बाद में उसने अपनी बुक में ये चीज़ नोट डाउन की। ठीक है, उसके बाद तो मैं आपको कुछ फेमस ऐसे इंसिडेंट्स बताती हूँ जो यहाँ पे हुए हैं। तो अगस्त 9 जो मतलब काफ़ी पब्लिक की जो नज़र में आए हैं। अगस्त 1942 में क्या होता है, जो अमेरिकन प्लेन्स होते हैं आफ्टर बम्बार्डमेंट, कुछ वार चल रही थी, बम्बार्डमेंट करके वहाँ से वो क्रॉस हो रहे थे। तो अचानक से उनका वही इंस्ट्रूमेंट उनके ख़राब हो गए, उनका जो नेविगेशन सिस्टम है वो ख़राब हो गया। और रेडियो स्टेशन पे भी कोई वो सिग्नल नहीं भेज पाए। तो अल्टीमेटली वो शायद पानी में डूब गया। फिर उसके बाद उसको बचाने के लिए रेस्क्यू एक शिप जाती है वहाँ पे, तो वो भी डूब जाती है, उसका भी कोई पता नहीं लगता है। फिर 6 महीने के बाद दोबारा से ऐसा एक इंसिडेंट होता है, वहाँ से प्लेन फिर से कोई गुजरता है, यही ऐसा अमेरिकन प्लेन, और वो भी उसके साथ भी यही दुर्घटना होती है। फिर से उसको बचाने के लिए रेस्क्यू शिप जाती है तो वो भी डूब जाती है। तो ये क्यों हो रहा था ये किसी को कुछ पता नहीं था। तो फिर 1970 में एक पायलट थे, ब्रूस गैरनॉन नाम से एक पायलट था। वो भी उसी जगह से गुजरा, लेकिन वो लकीली जो है वहाँ से बच के निकला। तो जब वो वहाँ पहुँचा, जब उसने लैंड किया तो फिर उसने डिटेल्स बताई कि क्या हुआ था वहाँ पे। असल में बोला जब मैं वहाँ से गया तो उस एरिया से जब मैं गया तो अचानक से जो वेदर है बहुत ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। वहाँ पे जो है फॉग, धुंध जो है, जो बादल थे उनकी एक गुफा सी बन गई, और एक वो वर्लपूल जैसा बन गया पानी में। वर्लपूल, बहुत ही बड़ा ख़तरनाक वर्लपूल बन गया बादलों में। और उसने कहा कि मेरा जो ये है प्लेन है वो ऑटोमेटिकली खुद ही जो है बहुत ज़्यादा स्पीड से भागने लगा, और विद इन 3 मिनट्स उसने 150 किलोमीटर जो है कवर किए थे। 3 मिनट्स से वो वहाँ से, मीन्स कि वो बच के निकल गया। दैट मीन्स कि उसने 300 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड थी, 1 घंटा पर 3000 पर आवर, 3000 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी। तो इतनी तेज़ी से उसने जो है ये डिस्टेंस कवर किया, तो जो कि एक नॉर्मल प्लेन के लिए इम्पॉसिबल था इतना ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करना। तो फिर बहुत सारी ऐसी थ्योरीज बनी, बहुत सारे लोगों ने सोचा वहाँ पे कुछ ऐसी कोई जादू है, वहाँ पे कुछ सी मॉन्स्टर है जो इनको खा जाता है। बिल्कुल कुछ ना कुछ तो मैजिक है वहाँ, कुछ ना कुछ ऐसी फोर्स है जो ऐसा करती है। बट हर किसी चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, कुछ ना कुछ साइंस छुपी होती है। ये साइंस ही था जो ये सब चीज़ें कर रहा था। तो बेसिकली क्या थी वो चीज़ें, तो उस जगह पे क्या है, वॉल्केनिक इरप्शंस फ्रीक्वेंटली होते हैं। मतलब वहाँ से जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो वहाँ पे पॉइजनस जो गैसेस होती हैं वो इरप्ट होती है, वो एमिट होती है। उसमें से मीथेन जो गैस है वो भी इमिट होती है। तो जब वो पानी के साथ मिक्स होती है तो जो वाटर की डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। तो अब जो शिप का जो डिज़ाइन होता है, उनको जो पानी पे सेल करना होता है, वो उसी वाटर की डेंसिटी के हिसाब से ही बनाया जाता है, वाटर की डेंसिटी से के हिसाब से बनाया जाता है। अब जब वाटर की डेंसिटी कम हुई, दैट मीन्स कि वो जो शिप है बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो डूब जाएगा।
ड्रोन हो जाएगा। तो यही रीज़न है कि वहाँ पे जो शिप है जो वहाँ पे तैरते हैं वो क्यों डूब जाते हैं, इसी वजह से। तो ऐसे भी आप देख लो, अगर आपने डेड सी का नाम सुना होगा, वहाँ के जो पानी की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे आप इजीली फ्लोट कर सकते हो। तो ये डेंसिटी की वजह से जो डूबना या तैरना ये पानी की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ओके, और दूसरा रीज़न क्या है, वहाँ पे उधर पे आसपास पे छोटे छोटे माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो जब विंड्स वहाँ से आती हैं तो वो वहाँ से टकराती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक जो वही मैंने कहा ना वर्लपूल जैसा बन जाता है, एक टेंशन वहाँ क्रिएट हो जाता है, टेंशन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो शिप्स हैं वो फंस जाती हैं और उनका जो सिस्टम है पूरा ख़राब हो जाता है और वो डूब जाती हैं। और एक रीज़न ये भी है कि ओशन के अंदर छोटे छोटे माउंटेन्स हैं जो जिनका कभी टिप नज़र आता है, कभी कोई अंडरग्राउंड होती है, कभी कभी क्या होता है कि उनसे टकरा कर भी शिप जो है डूब सकती है। तो इस तरह के जो माउंटेन्स हैं टर्की में हैं, उन जगहों पे ऐसे हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे इंसिडेंट होते हैं, आज भी होते हैं। तो उस टाइम पे, पहले टाइम पे रडार नहीं था, सोनार नहीं था, जिससे वो डिटेक्ट नहीं कर पाते थे कि वो आगे क्या है, क्योंकि आजकल के जो हाईली एडवांस शिप है उनमें ये सारे सिस्टम फिट हैं कि थ्रो रडार, थ्रो सोनार वो इजीली डिटेक्ट कर सकती कि यहाँ पे कौन सी चीज़ आ रही, माउंटेन आ रहा, तो वो अपना रास्ता डाइवर्ट कर सकते हैं। तो पहले ऐसा नहीं होता था, इसलिए वहाँ पे तब ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे एक्सीडेंट्स होते थे। फिर नेक्स्ट रीज़न आता है हेक्सागोनल क्लाउड्स। तो ये जो हेक्सागोनल क्लाउड्स हैं ये हेक्सागन की शेप में होते हैं, मतलब बिल्कुल छोटे नहीं होते हैं, ये भी काफ़ी बड़ा एरिया, लगभग 50 किलोमीटर के ये हेक्सागोनल क्लाउड्स होते हैं। तो ये सैटर्न जो प्लैनेट है वहाँ पे भी देखे गए हैं। तो इस एरिया के ऊपर ये जो हेक्सागोनल क्लाउड्स हैं ये प्रेजेंट है। तो इनके अंदर क्या होता है कि काफ़ी तेज़ी से जो है विंड चलती है और उनकी स्पीड जो होती है वो होती है 250 किलोमीटर पर आवर, बहुत हाई स्पीड से। तो मान लो अगर कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा या कोई प्लेन होगा तो वो तो डिस्ट्रॉय होना ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ से ये जो है विंड चल रही है। अगर उसके अपोजिट मान लो इन हेक्सागोनल क्लाउड्स में अगर इस तरह से विंड्स चल रही हैं और प्लेन इसी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो चांसेस है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, उसके सारे पुर्जे उड़ जाएंगे। अगर इसी डायरेक्शन में कोई प्लेन चल रहा है तो यही पॉसिबिलिटी है कि जो प्लेन है काफ़ी हाई स्पीड से निकलेगा, क्योंकि विंड की काफ़ी स्पीड है और उस विंड की ही स्पीड से वो बाहर निकलेगा। तो इससे पहले मैंने आपको एक इंसिडेंट बताया था कि किस तरह से ब्रूस कैरनॉन जो है उसकी जो प्लेन की स्पीड है ऑटोमेटिकली 150 किलोमीटर पर आवर 3 मिनट में उसने कवर किया। वो इसी वजह से वो लकी था कि वो उसी स्पीड से चला था, जो विंड की डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में उसका प्लेन भी चला और इसलिए वो तेज़ी से उसकी स्पीड बढ़ गई। तो ये तो हो गया अटलांटिक ओशन पे। तो वर्ल्ड में और कहाँ पे इस तरह का ट्रायंगल है? जापान में इस तरह का एक ट्रायंगल है। वहाँ पे क्या हो, वहाँ पे भी एक बार एक उनकी जो शिप थी जो कि टाइटैनिक से 2 टाइम्स बड़ी थी, तो वो भी इसी तरह से डूब गई और फिर जब उसको रेस्क्यू टीम जो बचाने गई वो भी, उसका भी कोई पता नहीं चला। तो फिर जापान में भी इसको ड्रैगन ट्रायंगल कहा जाता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है एशिया का बरमूदा ट्रायंगल। अब हम आते हैं इंडिया पे। इंडिया में क्या ऐसा है? इंडिया में भी है, उड़ीसा में एक जगह है, वहाँ पे ऐसा जो है ऐसे काफ़ी इंसिडेंट हुए हैं। तो उसका रीज़न क्या है? वहाँ पे ऐसा कोई मतलब उधर जैसे कोई वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होता है, बाकी चीज़ें तो नहीं, जैसे बरमूदा ट्रायंगल या फिर जापान में जो ड्रैगन ट्रायंगल है, जिस तरह की चीज़ें वहाँ पे होती हैं उस तरह की चीज़ें तो वहाँ नहीं होती। फिर क्यों ऐसे इंसिडेंट? वहाँ पे क्या होता था कि जो प्लेन्स थे आपस में टकरा जाते थे। तो इसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये है कि उड़ीसा के साथ में जो झारखंड का एरिया पड़ता है वहाँ पे यूरेनियम बनता है। उस यूरेनियम की वजह से काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन जाती हैं और जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो उसको डिस्टर्ब करता है, नेविगेशन को डिस्टर्ब करता है। अगर प्लेन को डायरेक्शन है, अगर नॉर्थ यहाँ दिखा रहा है तो वो नॉर्थ यहाँ को दिखाएगा, तो वो इस तरफ जाएगा, तो नेक्स्ट वाला का प्लेन भी उसकी जो नेविगेशन सिस्टम वो ख़राब होगी, डायरेक्शन ख़राब दिखाएगा, तो चांसेस है कि वो आपस में कोलाइड कर जाएंगे। तो यही रीज़न था कि इस तरह के इंसिडेंट होते थे। और लकीली मतलब इनका जो तीनों का, ये तीनों जो है एक ही लैटिट्यूड पे, अगर आप वर्ल्ड का मैप देखोगे, फिर आप बरमूदा ट्रायंगल देखोगे, फिर जापान का देखोगे एंड फिर, तो ये तीनों जो हैं ये एक ही लैटिट्यूड पे लाई करते हैं। ओके, फिर आती है एक और चीज़,
अब हम देखते हैं टाइटैनिक शिप के साथ क्या हुआ था। देखो टाइटैनिक शिप के साथ क्या हुआ था, अटलांटिक ओशन में एक मतलब क्या होता है, एक सारगेसो जो घास होती है वो काफ़ी मतलब फैली हुई है, काफ़ी एरिया में फैली हुई है, घास होती है, तो इसलिए इसको सारगेसो ओशन कहा जाता है, मतलब एक पार्ट है अटलांटिक ओशन का। और वहाँ पे क्या होती है, जो छोटी मोटी शिप्स आती हैं तो वो बिल्कुल फंस के रह जाती थी, इसलिए वहाँ पे मना है कि मतलब वहाँ से क्रॉस कोई नहीं कर सकती शिप्स। तो वहाँ पे भी ऐसा हो जाता है कि शिप्स वहाँ पे फंस जाती। तो क्या होता है कि मतलब जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आइस बनती है, बहुत ज़्यादा आइस बनती है। तो अप्रैल 1912 में टाइटैनिक जो है इसी की वजह से वहाँ पे कोई आइस बनी थी और उसी को टकरा के जो है उसी जगह उसी एरिया में जो है टाइटैनिक भी डूब गई थी। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट बरमूडा ट्रायंगल के बारे में, जापान का जो बरमूडा ट्रायंगल है उसके बारे में, और इंडिया में जो ये उड़ीसा में हुआ था, कुछ इंसिडेंट हुए थे उसके बारे में। तो इसके पीछे यही है कि इसके पीछे एक लॉजिक था, इसके पीछे एक साइंटिफिक जो हमने देखा एविडेंस कि वहाँ पे इस तरह के वॉल्केनिक eruptions होते हैं या बाकी चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों तो फिर इस पे काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ बनी, काफ़ी ज़्यादा ये हाइप हो गई न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कि बरमूडा ट्रायंगल क्या है, तो उस वजह से थोड़ा ज़्यादा इसको फुटेज मिली। अदरवाइज़ ये जो जगह है, जो टॉप 10 जो ख़तरनाक जगह होती हैं उनमें भी ये इंक्लूड नहीं है। तो दैट मीन्स फिर जब कोई मूवीज़ बनाता है इस चीज़ पे ज़्यादा डिस्कशन होती है तो इंसान को लगता है नहीं इसमें है। लेकिन जो भी चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं कि हर शिप के साथ ये हुआ या हर कोई गया वहाँ से, तो किसी जब वहाँ पे इस तरह का एरप्शन हुआ होगा या फिर हेक्सागोनल क्लाउड्स की वजह से, तो उस टाइम पे ऐसा हुआ होगा। तो ये था आज का टॉपिक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।